रेडी हो गए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री की जो आपकी ठोस अवस्था जो सॉलिड स्टेट है, इसका दूसरा लेक्चर लेकर के हम लोग आए हैं स्टूडेंट्स। और ये हमारी जो क्लास है, ये हमारी जस्ट क्विक रिवीजन क्लास है। मीन्स हम लोग यहाँ पे फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। हमारी जो क्लास हम रिवीजन के लिए क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट जाते जाते तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, मींस ठोस की विशेषताएं। तो हम लोग बात किए थे कि जो ठोस की विशेषताओं में हम लोग बहुत सारी पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें आपकी पहली पॉइंट जो थी, सबसे पहली पॉइंट जो आपके ठोस की डेफिनेशन से मिलती है कि प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं। जायज सी बात है भाई, ठोस क्या, जितने भी पदार्थ चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैसीय अवस्था में पाए जाते हो, हर एक पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर ही बनते हैं। अब रह गई बात कि उनकी अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था के आधार पर हम पदार्थों को ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ की कैटेगरीज में डालते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। तो आइए हम लोग अपनी अगली टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारी जो अगली टॉपिक आज की क्लास की टॉपिक है, ये हमारी अगली टॉपिक स्टूडेंट्स ये रही आपकी ठोसों के प्रकार। मींस जो हमारी जो ठोस होते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। तो आपके जो ठोस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले से हम जान रहे हैं ठोस दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जान रहे होंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। और पहली जो ठोस आपकी होती है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी जो आपकी ठोस है उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब जायज सी बात है, हम समझना ही है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। आई होप सारे लोगों के मन में ये डेफिनेशन चल गई होगी कि किस ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहें और किस ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहें। मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे होंगे वे बताएंगे, वे बोलेंगे या उनके मन में ये एक आंसर आना शुरू हो गया होगा कि सर वैसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और वैसे ठोस सर जिनमें अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होती है, मतलब अवयवी कण जो हैं एक दूसरे से अनियमित क्रम में जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में सोचो कि वैसे ठोस जिनकी आकृति आयतन में किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं की जा सकती है, ठीक है, वो एक रियल सॉलिड्स कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब प्रीवियस क्लास में हमने बोला था, क्रिस्टलीय ठोस जो है एक रियल सॉलिड्स है, मतलब ये वास्तविक ठोस है, ठीक है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये इमेजिनरी सॉलिड्स होते हैं। इमेजिनरी सॉलिड्स मतलब हम इसे बोलते हैं आभासी ठोस या काल्पनिक ठोस। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस होते हैं जो ठोस की तरह दिखते हैं, ठोस की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु वो रियल में ठोस नहीं होते। इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लाए, जैसे क्वार्ट्ज ग्लास, शीशा की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। और यहाँ क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो जस्ट NaCl का जो रॉक सॉल्ट होता है स्ट्रक्चर NaCl का, या हम डायमंड की बात करेंगे। हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे थोड़े पार्ट में, क्योंकि अब जस्ट एक पॉइंट के ऊपर हम सारे एग्जांपल्स और सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग बातें करेंगे क्रिस्टलीय ठोस की गुण से स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी गुण की बात करें हम तो बाबू कहा जाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में हम गलनांक कहते हैं, ये निश्चित होता है। अब कोई कहे कि क्रिस्टलीय ठोस है, उनका जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो निश्चित नहीं होगा, तो ये गलत बात है। हम लोग यहाँ बोलेंगे कि जो आपकी क्रिस्टलीय ठोस है उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होती है, निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित तापमान पर गलता है, उसका गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बाबू एनिसोट्रॉपिक मतलब विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं आपके विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक गुण, तथा उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मतलब विद्युत प्रतिरोधकता है, ये जो है इनकी, या अपवर्तनांक की बात करें, ये सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये कहा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस एनिसोट्रॉपिक होते हैं। एनिसोट्रॉपिक का मतलब विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक को हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें, दूसरे शब्दों में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि उनके भौतिक गुण, उनकी विद्युत प्रतिरोधकता और उनके अपवर्तनांक, यानी कि जो भी इनकी जो गुण है
ये अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं, विषमदैशिक प्रकृति कहते हैं। किसी भी ठोस की अगर प्रकृति जो है आपकी भौतिक गुण जिस दिशाओं में हम करें भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमदैशिक प्रकृति की कहते हैं। इसलिए कहा जाता है, कोई आपसे पूछता है, दो बातें ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस, बहुत बार आपके बोर्ड में भी इवन क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोस निम्न में होते हैं कौन से प्रकृति के, तो समदैशिक और विषमदैशिक। या क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में समदैशिक किसे कहा जाता है और निम्नलिखित में विषमदैशिक किसे कहा जाता है। तो विषमदैशिक जो होते हैं क्रिस्टलीय होते हैं और समदैशिक जो होंगे आगे हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय को कहते हैं। मतलब हर एक दिशाओं में हर तरह से उसका समान होगा, लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। वो हर दिशाओं में जो इनकी चीजें होंगी, जो इनके गुण होंगे, वे अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगली बात हमारी करते हैं। हम लोग ये बातें करते हैं क्रिस्टलीय ठोस में कि अगर क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से काटा जाए, अगर काटते हैं उसको दो टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं, दो भागों में अगर बांटते हैं, विभक्त करते हैं, तो दोनों ही जो सतहें होती हैं सपाट तथा चिकनी होती हैं। मतलब दोनों की दोनों सतह एक दूसरे के जैसी होती हैं, मतलब दोनों की दोनों जो सतहें होती हैं वो सपाट और चिकनी होती हैं। ऐसा क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर प्रतीत होता है। ओके, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसी बातें नहीं होती हैं, हम आगे बताएंगे। ओके, अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का जो हीट ऑफ फ्यूजन है, जो गलन की उष्मा है, तो निश्चित होती है, तथा जो इसका हम लोग बात करते हैं गलन की उष्मा निश्चित तथा अभिलक्षणिक होती है। मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर हम कोई क्रिस्टलीय ठोस को लेकर आते हैं तो उस क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम गलाने की बात करते हैं, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है उसका टेम्परेचर निश्चित होता है। उस तापमान से नीचे वह जो है अपने आप को मींस उसमें जो यहाँ फ्यूजन होगी, जो उसका डिकम्पोजिशन, जो उसके गलन की बात होगी, वो संभव नहीं होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे अगर लोहा, जिसे हम आयरन बोलते हैं बाबू, आयरन, तो आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एमपी ऑफ आयरन। अब कोई बोलेगा कि सर हम 100 डिग्री पे आयरन को मेल्ट करा देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। कोई बोलेगा कि सर हम आयरन को तो सर हम 58 डिग्री पे मेल्ट करा देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन की नियर अबाउट 1500 टू 1800 के बीच में होती है। जो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो नियर अबाउट 1500 टू 1800 डिग्री सेल्सियस होती है। तो अब सोचिए जिसका 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस जिसका गलनांक होता है तापमान के टर्म में, तो उसको हम कैसे 100 डिग्री और कैसे 50 डिग्री सेल्सियस पे उसको ये कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अगली जो हमारी बातें होती हैं, हम लोग कहते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस है हमारा, उसे वास्तविक ठोस कहते हैं। भाई तो ये जायज सी बात है, मैंने पहले प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा है कि जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है उसे वास्तविक ठोस मींस रियल सॉलिड कहते हैं। रियल सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस को ही कहते हैं। ओके, अब आई होप आपकी जो यहाँ तक प्रॉब्लम्स होगी ये प्रॉब्लम्स दूर हो गई होगी। अब मान लीजिए कोई बोलेगा आपसे कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण बताइए, तो आप क्या एग्जांपल बता पाएंगे? हम लोग देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं कि क्या आप एग्जांपल बता रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो क्या हम बता पाएंगे भाई? जल्दी फटाफट सोचेंगे अपने मन में, तो हम लोग एकदम बता पाएंगे। कौन कौन एग्जांपल्स हो सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि सर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड की जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है वो हो जाएगी। या अगर इतना नहीं है तो हम लोग डायमंड का तो जरूर नाम सुने होंगे, डायमंड का नाम सुने हैं। डायमंड जो है ये डायमंड जिसे हम हीरा कहते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इसके साथ में अगर हम बहुत सारी चीजें बात करते हैं, हम आयरन ब्लॉक की बात कर सकते हैं। आयरन ब्लॉक मतलब लोहे का एक टुकड़ा, लोहे का एक ब्लॉक, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में गिन सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। इवन हम लोग ब्रिक्स की बात कर सकते हैं। ब्रिक्स मतलब जो मिट्टी से ईंटा बन जाता है, जो मिट्टी से ईंट बन जाता है, वो ईंट जो हमारा है, ईंट जो है ये भी हो जाएगा। इवन स्टोन का मतलब हम जो पत्थर बोलते हैं भाई, ये आपका पत्थर भी जो हो जाएगा वो आपका
क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा। क्यों ऐसा हम इन्हीं को बोल रहे हैं, हम किसी और को क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब मान लीजिए कोई बच्चा पूछ सकता है, किसी के मन में सवाल है कि सर हम प्लास्टिक को क्यों नहीं क्रिस्टलीय ठोस बोल सकते हैं? तो प्लास्टिक को इसलिए क्रिस्टलीय ठोस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो ऊपर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, जो ठोस की विशेषता पढ़ा है, और जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण, उन गुणों का पालन प्लास्टिक नहीं करता है। सबसे पहली गुण क्रिस्टलीय ठोस की है कि इसकी जो गलन की ऊष्मा है वो निश्चित होगी, या इसका जो गलनांक होता है उच्च होता है। क्या प्लास्टिक 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद गलता है? नहीं, उसकी गलन की ऊष्मा बहुत कम आवश्यक होती है, उसका गलनांक एकदम निम्न होता है। ये थोड़े ही तापमान में क्या होता है, अपने आप को दूसरे अवस्था में परिवर्तित करने का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि सर आप जो है सोडियम क्लोराइड या हम लोग जो बोले आयरन ब्लॉक्स या हीरा, ईंट या पत्थर, सर हम इनको ही क्यों क्रिस्टलीय ठोस बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं हमारे स्वयं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका निर्माण छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बनता है। जो अवयवी कण एक दूसरे को प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा बांधे रखते हैं, जोड़े रखते हैं, जिससे इनके बीच में किसी तरह की कोई गैपिंग या किसी तरह की कोई रिक्तियां नहीं होती हैं, जो हम पिछले क्लास में बताए हैं थोड़ी थोड़ी बातें। इसके वजह से हम लोग इसी की वजह से यहाँ बातें करते हैं। ये जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं, अब इन सब में होता है कि अगर हम एक छोटा सा ब्रिक्स लें, छोटा सा ईंटा का टुकड़ा लें और उसे हम तोड़ते हैं या काटे या फोड़े कुछ भी करें, उनमें हर जगह अवयवी कणों की संख्या एक समान मिलेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हम एक छोटा सा ब्रिक्स तोड़ेंगे तो हमें इधर उसका कंप्लीट भरा दिखेगा पूरा का पूरा, और इधर अंदर वाला कुछ खोखला दिखेगा। ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो है हमारे क्रिस्टलीय ठोस में आएगी। और अब स्टूडेंट्स आई होप आपको क्रिस्टलीय ठोस क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं अपनी जो अक्रिस्टलीय ठोस है, इस अक्रिस्टलीय ठोस की हम बातें करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे। पहले हम इसके गुण की बात करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस जिसे हिंदी में अमोर्फस सॉलिड कहा जाता है, अमोर्फस सॉलिड के साथ साथ अब इसे इमेजिनरी सॉलिड भी कहते हैं। इमेजिनरी सॉलिड कहा जाता है, मतलब ये होता है जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, अमोर्फस सॉलिड या इमेजिनरी सॉलिड कहते हैं। अब अमोर्फस का मतलब तो हो गया आपका अक्रिस्टलीय, इसमें हम अब कोई जरूरी नहीं अमोर्फस से बोलेंगे, हम यहाँ नॉन क्रिस्टलीय भी बोल सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं बाबू। ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी हमारे पास छोटे छोटे अंग्रेजी वर्ड की जानकारी कम होने की वजह से हम कंफ्यूजन में क्वेश्चन आते हुए हम छोड़ देते हैं। अब इसे हम लोग बोलते हैं आभासी ठोस, या हम लोग इसे काल्पनिक ठोस भी कहते हैं, काल्पनिक ठोस भी कहते हैं, या इसे हम छद्म ठोस भी कहते हैं, स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक आपका अक्रिस्टलीय ठोस कई नामों से जाना जाता है, आभासी ठोस, काल्पनिक ठोस, छद्म ठोस, समझ में आ रहा है? ये सारी बातों से जाना जाता है। मतलब ऐसा क्यों जाना जाता है भाई? इसलिए जाना जाता है कि ये ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि अमोर्फस सॉलिड जो है ताप के एक निश्चित परास पर नरम हो जाते हैं। इस कारण से अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं को गलाकर सांचे में ढाला जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक और कांच इत्यादि। मतलब कहा जाता है जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसे अमोर्फस सॉलिड हम कहते हैं, ताप के एक निश्चित परास मतलब तापमान की एक नियत मात्रा पर पहुंचने के बाद, एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद ये जो होते हैं धीरे धीरे इनमें क्या होती है, नरमी आ जाती है, धीरे धीरे ये मेल्ट करने लगते हैं, धीरे धीरे पिघल करके ये क्या होते हैं, पिघलने के बाद इनको किसी भी तरह के सांचे में गला करके लाया जा सकता है, इनके प्रारूप को बदला जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे प्लास्टिक और जो कांच होते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस के बहुत अच्छे उदाहरण में से एक है आपका प्लास्टिक और कांच। इवन प्लास्टिक कांच के अलावा हम रबर भी बोल सकते हैं। जो हमारा रबर होता है, रबर भी एक जो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलीय बन जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, देखिए ध्यान समझिए, जो आपकी अक्रिस्टलीय ठोस है, जो अक्रिस्टलीय जिसे अमोर्फस सॉलिड कहते हैं, आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये क्या बन जाते हैं भाई? तो गर्म करने के बाद ये बन जाते हैं क्रिस्टलीय बन जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय बन जाने का कारण ही प्राचीन सभ्यता की कुछ कांच के बने वस्तुओं में दुधियापन पाया जाता है। मतलब जैसे हम देखते हैं
कि जब आपका अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय बन जाता है, तो हम लोग बहुत सारी जो पुरानी इमारतें या पुरानी कुछ जो चीज़ें हैं जैसे म्यूजियम वगैरह में आज भी रखी हुई हैं, अगर कांच की बनी हुई हैं, तो उनके कांच में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है ब्लरनेस आ जाएगी, मीन्स हम लोग दुधियापन आना बोलते हैं। मतलब कांच में वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसमें उसकी मतलब हम लोग बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो कांच है उसमें कुछ उसके कलर बदल जाना, डिस्कलर हो जाना, मतलब ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब अभी जो कांच हम लोग लेकर के आते हैं या जो प्राचीन सभ्यताओं में उपयोग किए गए कांच के टुकड़े की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ताप के ऊपर निर्भर करती है, ताप बढ़ने के कारण ऐसा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अक्रिस्टलीय पदार्थ जो है तरल की भांति, अक्रिस्टलीय पदार्थ जो है तरल की भांति प्रवाह प्रकृति होती है। मतलब अक्रिस्टलीय जो पदार्थ हैं इनमें तरल की भांति प्रवाह प्रकृति होती है। जाहिर सी बात है कि जब कोई भी पदार्थ लाएंगे, जब वो मेल्ट करेगा, जब अपने गलित अवस्था में आएगा, तो गलित अवस्था में आने के बाद उसकी जो प्रकृति होगी एक कैसी होगी, तो आपको उसकी प्रकृति जो होगी तरल की भांति प्रवाह प्रकृति होगी। हालांकि हम कहते हैं कि अपने अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह की प्रकृति बहुत ही स्लो होती है। अब मान लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस है, जब कोई ठोस है उसको गलाने के बाद उसको द्रवित अवस्था में, द्रव अवस्था में लाया जाता है, तो उसके प्रवाह की प्रकृति और एक द्रव के प्रवाह की प्रकृति दोनों में अंतर होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह की प्रकृति होती है। अगर नहीं समझ में आए तो सोचिए एक प्लास्टिक का टुकड़ा या कोई भी टुकड़ा जिसको हम गला करके पिघला करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किए, और एक खुद पहले से द्रव, दोनों में कौन सा ज्यादा प्रवाहित होगा? जो पहले से द्रव अवस्था में है वह, या जिसको द्रव अवस्था में लाए हैं वह? जिसको द्रव अवस्था में पहले से है वो ज्यादा प्रवाहित होगा, और जिसको द्रव अवस्था में लाए हैं वो कम प्रवाहित होगा। क्लियर? तो यही बातें होती हैं कि द्रव, क्वेश्चन एक पूछ सकता है यहाँ से कि द्रव की तुलना में अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह प्रकृति होती है, मतलब क्या कम या ज्यादा? तो हम बोलेंगे कम होती है, क्योंकि जो पहले से द्रवित अवस्था में है उसकी प्रवाह प्रकृति ज्यादा होती है, और जो द्रवित अवस्था में लाया जाता है उसकी प्रवाह प्रकृति कम होती है। इज दैट क्लियर? सबके क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कहा जाता है कि अक्रिस्टलीय पदार्थ के प्रवाह की प्रकृति का कारण बहुत ही पुरानी इमारतों की खिड़कियों आदि में लगे कांच की जड़ें ऊपर की अपेक्षा थोड़ा मोटी हो जाती हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जो बहुत पुराने जो बिल्डिंग्स है, मान लीजिए कोई कांच वगैरह लगा हुआ है, मान लीजिए आज के 10, 20, 50 साल पुराना, मतलब पहले लगा हुआ है, उस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे अगर ना, जो खिड़कियां अगर लगी हुई हैं, तो प्रवाह प्रकृति के कारण ऊपर से धीरे धीरे ये मेल्ट करके, मतलब ऊपर जो पहले तो लगा तो सभी जगह एक समान लगा, सबकी थिकनेस बराबर थी, सबकी मोटाई एक बराबर थी, लेकिन काफी दिनों के बाद ऐसा होता है कि ऊपर की तुलना में जो नीचे की है थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाती है, नीचे की थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रवाह प्रकृति के कारण होता है। नीचे की मोटाई बढ़ जाती है और ऊपर की थोड़ी सी पतली रह जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वो जो कांच है, वो जो शीशे हैं, उन तापमान बढ़ने के कारण धीरे धीरे वो क्या होते हैं, गलित होकर के, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, उनका ऊपरी हिस्सा कुछ कट करके नीचे की ओर आ जाता है प्रवाह प्रकृति के कारण। ऐसा होता है, इसीलिए कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है और पूछ सकता है कि पुरानी इमारतों में कांच की निचली सतह मोटी तथा ऊपरी सतह पतली होती है, क्यों? किस प्रकृति के कारण? तो हम बोलेंगे प्रवाह प्रकृति के कारण। शायद क्वेश्चन पूछते, क्योंकि हर एक पॉइंट देखिए यहाँ पे होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बच्चे अभी एग्जाम का प्रेशर चल रहा है, एग्जाम के प्रेशर की वजह से बच्चे क्वेश्चन बैंक को रटना शुरू कर दिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो गेस्ट पेपर वगैरह आया हुआ है तरह तरह की पब्लिकेशंस की, बच्चे उसको ले करके रटना शुरू कर दिए। इवन बच्चे वहाँ ये नहीं सोच रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक या जो भी चीजें हैं, क्वेश्चन को आप यूज करो ना। बहुत सारे बच्चे राइट आंसर रट रहे हैं, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, ऐसे करके रट रहे हैं। पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन उनको पहले से आ रहा है, जिसको वो बना सकते हैं, उसको भी वो गलत रट लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन के आंसर को आप वेरीफाइड करें, तब जाकर के उसको याद करें। अगर वेरीफाइड कर लेंगे तो याद करने और रटने की क्या जरूरत है भाई? वेरीफाइड कर लेंगे तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली रिसाइकल होते जाएगा, सेट करते जाएगा। लेकिन एग्जाम का प्रेशर है, नजदीक है एग्जाम, तो लोग सोचते हैं कि चलो ना 1500 यहाँ लोग बता रखे हैं, बच्चों को समझा रखे हैं कि 1500 ऑब्जेक्टिव कर लोगे, रट जाओगे ना,
1000 ऑब्जेक्टिव रट जाओगे, पता चलेगा कि तुम्हारा पूरा एकदम हो जाएगा। अरे भैया आपको ऑब्जेक्टिव रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करिए ना कि आप हर एक सब्जेक्टिव को बारीकी से पढ़िए। हर एक सब्जेक्टिव को जब आप बारीकी से पढ़ते हैं तो उसमें से ही ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा। अगर मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस हम पढ़े तो एक क्रिस्टलीय ठोस की टॉपिक को पूरी अच्छे से पढ़ डालेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक सब्जेक्टिव टॉपिक से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपके सामने हैं, अभी हम लोग पढ़े ना क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, तो आपको पूछ सकता है कौन सा ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होता है, कौन क्रिस्टलीय ठोस। पूछेगा कि निम्न में किसके गलन की ऊष्मा निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस के। मतलब ऐसे ऐसे करके हम 4 से 5 एक क्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव के पीछे क्यों भागे, हम सब्जेक्टिव के पीछे भागेंगे। एक सब्जेक्टिव पढ़ेंगे 4-5 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, इसलिए रटना नहीं है भाई, आप रट करके कुछ नहीं कर सकते हो। केमिस्ट्री है ये, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है कि आप रटोगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं, रट करके हम पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, रट करके पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर हमें मेरिट में जाना है या मुझे अगर आपको 95 जानी है, 85 प्लस जानी है, 90 प्लस जानी है, उसके लिए आप समझिए, बस कंसेप्ट को समझिए, आगे बढ़िए, कंसेप्ट समझिए आगे बढ़िए। ओके, ये सारी बातें स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, हम बोल चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, तो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रकृति का होगा, समदैशिक प्रकृति का होता है। मतलब क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है कि हम हिंदी वाले हैं तो हम हिंदी को खोजते रह जाते हैं, हम हिंदी वाले हिंदी को खोजते रह जाते हैं, क्वेश्चन अंग्रेजी में बाजी मार के चला जाता है। मतलब ये जो आइसोट्रॉपिक है वो डायरेक्ट ऐसे लिख देता है आइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक को आइसोट्रॉपिक लिख करके वो आगे बढ़ जाता है, हम हिंदी में खोजते रह जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ छोटी छोटी जो कंफ्यूजन है इसको दूर रखनी है। आइसोट्रॉपिक लिखेगा कि निम्नलिखित में कौन आइसोट्रॉपिक होता है, तो हम लोग तो भी बोल कर आएंगे अक्रिस्टलीय, या हमसे अगर समदैशिक बोल दिया तो सोने में सुहागा है भाई कि हम जो चाह रहे थे वही तो दे दिया, हाँ ना। अब देखिए इसीलिए कहा जाता है कि अब हम लोग बात करते हैं कि अक्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं, क्योंकि उनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। जबकि आपको हम पढ़ाए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में स्टूडेंट्स लघु परासी व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में कौन सी व्यवस्था होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है, मतलब वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। और यहाँ पे ऑर्डर कौन सा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलीय में, और अक्रिस्टलीय में शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसीलिए कहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको मेरी बातों से आ गया होगा आपके मन में कंफ्यूजन, तो आप उसे दूर कर लें, क्योंकि कंफ्यूजन है तो दूर तो आप ही करेंगे ना। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति आइसोट्रॉपिक समदैशिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है, इसीलिए ऐसा होता है। तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास होता है, मतलब जो सभी दिशाओं में इनका जो विन्यास है, जो इनकी दोलन है, जो इनके अन्य जो गुण है हम लोग बात करते हैं, वो सभी गुण जो हैं सभी दिशाओं में अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। इसी की वजह से इनका जो रेंज ऑर्डर है वो लॉन्ग नहीं होकर के शॉर्ट होता है। क्लियर, अब आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए यहाँ के बाद काफी थोड़ी बहुत नहीं, काफी शोर हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जो हमारी ये इलाका है, जो हमारी चकबंदी रोड, इसमें लग रहा है कि काफी एक इंडस्ट्रियल इलाका बन गया है, ऐसा जैसे कि ट्रैक्टर वाले, गाड़ी वाले इतना उड़ा करके जाते हैं, लगता है कि उनको कौन दूसरे चीज से मतलब नहीं है ना। वो ये सारी बातें हैं, खैर कोई बात नहीं, तो अपने टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जो है, हम क्रिस्टलीय का तो उपयोग करते हैं भाई। अक्रिस्टलीय ठोस हमारे दैनिक जीवन में काफी उपयोगी है। अक्रिस्टलीय ठोस जो हमारे दैनिक जीवन में काफी उपयोगी हैं, जैसे सिलिकॉन जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस है, सूर्य के प्रकाश के विद्युत रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम फोटोवोल्टिक पदार्थ है। सिलिकॉन का नाम सुने हैं, सिलिकॉन जो हम लोग सूर्य, हम लोग बोलते हैं ना कि सोलर पैनल जो सौर प्लेट होता है उसमें क्या लगा होता है, कि किसके वजह से
सूर्य के प्रकाश में ऐसा है क्या जिसके हम लोग बोलते हैं कि सोलर पैनल लगा दिए घर पे अपने छत पे, ऐसा कुछ करके लगा दिए, और हम लोग देखते हैं कि इस पैनल से कुछ वायर, कुछ तार आया होता है जो आपके हमारे घर तक जो बैटरी होती है उसमें वो लगा रहता है, और यहाँ से हम देखते हैं कि बैटरी पूरी की पूरी डिस्चार्ज होती है, और यहाँ पे जो है ये शाम को चार्ज होकर के इससे हम लोग बल्ब ब्लू करा सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं। ऐसा आखिर क्या होता होगा इस पैनल के अंदर? तो इस पैनल के अंदर सिलिकॉन लगा होता है। इस पैनल के अंदर क्या लगा होता है? सिलिकॉन। जो सिलिकॉन जो है आपको, ये जो है सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक होता है, मतलब ये जो होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, बहुत सनलाइट है, इस सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में आपको फोटोन होते हैं। क्या होते हैं? फोटोन। जो जिन फोटोन का एक्सप्लेनेशन आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, और मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 में भी पढ़नी है चीजों को। तो फोटोन को क्या करते हैं, जैसे उनके ऊपर फोटोन पड़ा, फटाक से वो क्या करता है, फोटोन को कैच करके, और कैच करके तुरंत उनको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है। फोटोन को कैच किया कौन? सिलिकॉन, और कैच करके इलेक्ट्रॉन में बदला। इलेक्ट्रॉन में बदलने के बाद तुरंत आपकी वायर, आपकी तार की मदद से आपकी बैटरी तक उसको पहुंचा देता है। कौन? सिलिकॉन। और कोई जरूरत थोड़ी है कि हमारे सिलिकॉन ही एक अक्रिस्टलीय ठोस है भाई। अक्रिस्टलीय ठोस अनेकों, हम रबर यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, ये यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सारी चीजें जो हैं हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी अगर कोई ठोस पदार्थ है तो आपकी ठोस पदार्थ सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस का नाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारी अगली बात आने वाली है, अगली बात जो हमारी आएगी वो क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण संबंधित होगी। जो अगली हमारी बात होगी, जो हमारी पॉइंट होगी, ये हमारी पॉइंट अक्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण संबंधित होगी। और हम लोग यहाँ थोड़ा सा कुछ छुप गया था, देखते हैं क्या छुपा था और कुछ है क्या आगे, शायद नहीं, चलिए देखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें कभी कभी छुप जाती हैं, उन्हें खोज के लाना पड़ता है। इधर तो कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत टाइपिंग में कुछ है, कुछ सुधार किया जाएगा आगे चल करके। अब देखिए, हम लोग जो ठोस पढ़े वो कितने प्रकार का पढ़े स्टूडेंट्स? दो प्रकार, एक क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। आई होप आपकी जो डिस्टिंक्शन है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच का अंतर है, आई होप आपकी वो क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो उसको एक बार आप फिर से रिवाइज पूरी चीज़ों को करेंगे, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आते हैं हमारी जो अगली है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, जो अब क्रिस्टलीय ठोस है उसका अगर वर्गीकरण की हम बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की अगर वर्गीकरण हम देखेंगे, हम इसके वर्गीकरण की बात करेंगे अंग्रेजी में से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी एररनेस है, इसको हम समझ लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस लिखा हुआ, क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें परिचालित अंतरालिक बलों, ठीक है, के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। मतलब कहा जाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके मध्य, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के मध्य जो प्रबल इंटरैक्शन होते हैं, मतलब कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, और उस आकर्षण बल के आधार पर, आकर्षण बल के बेसिस पे उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहली जो हमारी क्रिस्टलीय ठोस होती है उसे आणविक ठोस कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी दूसरी होती है बाबू आयनिक ठोस। इस आयनिक ठोस को हम लोग आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। और जो हमारी अगली है धात्विक ठोस, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। और इसके बाद जो हमारी अगली और लास्ट है इसे हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं, इसे हम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, आपको देखिए ध्यान से। आणविक ठोस का मतलब क्या होना चाहिए? आणविक ठोस का मतलब मॉलिक्यूलर ठोस, मतलब ये जो ठोस है वो इसके अणुओं के संग्रह से बना जो ठोस है आणविक ठोस होगा, हम इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद आयनिक ठोस, मतलब वह ठोस जो आयनों के कारण जिस ठोस का निर्माण होता है, आयनों के गठन से जिस ठोस का निर्माण होता है वो आयनिक ठोस, अभी रफली बता रहे हैं। ओके, अब इसके बाद धात्विक ठोस, ये तो सभी जानते हैं भाई, धातुओं में जो ठोस है वो धात्विक ठोस है। उसके बाद नेटवर्क और कोवेलेंट की बात करते हैं, इसके वजह से हम आगे बताने वाले थे, क्योंकि हमने आपको 2-3 बातें बताई थी। इसमें एक बात हमने बताया था स्टोन में डायमंड की हम बात की। आपसे क्वेश्चन पूछता है डायमंड है
तो डायमंड क्या है भाई? तो डायमंड एक नेटवर्क ठोस है, डायमंड एक आपका कोवैलेंट ठोस है, डायमंड एक नेटवर्क ठोस है, डायमंड एक कोवैलेंट ठोस है। इसके बाद डायमंड में से एक क्वेश्चन और पूछता है डायमंड से रिलेटेड कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है। डायमंड एक नेटवर्क ठोस है, सबको समझ में आ गया। डायमंड में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? बाबू डायमंड की सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर जाननी होगी, और अगर आप स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो डेफिनेटली है कि आप उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेंगे। और आई होप आप जानते होंगे, अगर स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जस्ट लाइक वो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोन में क्या होता है, इस तरह की कुछ चीजें बनते जाती हैं, जुड़ते जाती हैं, आगे बढ़ते जाती हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे बताएंगे आपको, ये सारी चीजें लाइक दिस बढ़ते जाती हैं, जुड़ते जाती हैं, ठीक है। ऐसे करके आगे इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। मतलब अब यहाँ पे अगर प्रसंकरण भी आपसे कोई पूछे ना तो आप बोल देना कि देख भाई कुछ नहीं है, इसका प्रसंकरण एकदम आसान है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, वो कार्बन नीचे एक से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, कितने हो गए? 2। अब 2 के बाद जो है यहाँ पे ये ऐसे नहीं, इसमें कुछ डबल बॉन्ड भी होते हैं, सभी जगह डबल बॉन्ड आते हैं जहां जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ कितने बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं? अभी तो हमको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक इधर बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब कि 4 बॉन्ड है टोटल। कितने बॉन्ड है टोटल? 4 बॉन्ड, जिसमें आपको कितने सिंगल हैं? तो 2 सिंगल हैं और एक डबल है, राइट ना। 2 सिंगल और एक डबल मिलकर के टोटल 4 बॉन्ड। 2 सिंगल के लिए जो आपका होता है 2 सिंगल का 2 और एक डबल का 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 के लिए sp2 होगा। इस तरह की चीजें हम आगे बताएंगे, और बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइब्रिडाइजेशन तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है। तब तक के लिए हमारी जो क्लासेस है आज के लिए यहीं पे हमारी क्लासेस समाप्त होगी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। और अगली जो हमारी क्लासेस होगी हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो क्लासिफिकेशन है इसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना है।